अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के स्पेशल शो दी बॉटम लाइन में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुजतबा मुनीब। सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट को पूरा 1 साल होने आ रहा है। आपको याद होगा कि जिस तरह आज किसान अपने ऊपर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर जमे हुए हैं, उसी तरह पूरे मुल्क में अलग अलग मकामात पर लोग मरकज़ी सरकार के सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के ख़िलाफ़ लाखों की तादाद में सड़कों पर मौजूद थे। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को सीए के ख़िलाफ़ ये बिल पास किया था। इस क़ानून को आम जनता ने डिविजिव, फैशिस्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, जबकि सरकार और सरकारी मीडिया ने इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल करार दिया था या पाकिस्तानी फंडेड या टेररिस्ट कहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज किसानों के एहतजाज को खालिस्तानी या पाकिस्तानी फंडेड कहा जा रहा है। इस सरकार का मामला यही है कि जो कोई भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा ये उसे डिमोनाइज कर देती, और इसके लिए सोशल मीडिया पर तेज़ी से फेक वीडियोज़ और पिक्चर्स को सर्कुलेट किया जाता है। शुरुआत मुसलमानों से की गई, इन्हें दहशतगर्द, पाकिस्तानी और बहुत कुछ कहा गया। फिर मुल्क के एक्टिविस्ट को अर्बन नक्सल कहा गया। फिर उसके बाद जेएनयू का नंबर आया, जहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग और एंटी नेशनल के नारे निकले, और अब बेचारे किसानों का मामला है कि उन्हें खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जा रहा है। इस सरकार का मसला ये है कि जिस किसान प्रोटेस्ट के दौरान किसान नेताओं ने बताया कि सरकार ने क़ानून पास करते हुए कहा कि ये तो किसानों के भले के लिए है, लेकिन किसान नेताओं ने पूछा कि बताइए किस किसान ने आपसे आकर कहा था कि ये वाला भला हमारे लिए कीजिए, ज़रा हमें भी बताइए। यही मामला हम देखते हैं कि जैसे 3 तलाक़ का क़ानून हो, या फिर सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, या किसानों से मुताल्लिक़ क़ानून हो, इस तरह के जितने क़वानीन हैं सरकार कहती है कि ये तो जनता के भले के लिए। वैसे आज हम सीए से रिलेटेड सरकार की नहीं बल्कि अदालतों से रिलेटेड बात करने आए। एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए और इसके बाद मुल्क के ख़िलाफ़ मुल्क में अदालतों में इनसे रिलेटेड केसेस दर्ज किए गए, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों भी शामिल है। आइए देखते हैं कि किस तरह इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी हाई कोर्ट्स का रवैया कितना मुख्तलिफ रहा। द क्विंट ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ PUCL की इलाहाबाद यूनिट के प्रेसिडेंट एडवोकेट SFA नकवी के मुताबिक इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होने के नाते वो नहीं किया जो इसे करना चाहिए था। कुछ रीज़न्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूरी और फास्ट एक्शन नहीं लिया। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोचा होगा कि सरकार ने जो एक्शन लिया है इसे प्रॉपर कोर्स से गुजर जाने दे, और अगर स्टेट इन क़वानीन को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम होती है तो फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन इस अमल ने सरकार को मौका दे दिया कि वो जनता को किनारा कर दे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट एक्शन ले लेती, जिस तरह के इलाहाबाद हाई कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट्स ने ली थी, तो सिचुएशन इससे बहुत डिफरेंट होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज़ में पुलिस की ब्रुटैलिटी पर किसी भी किस्म की डायरेक्शंस देने से इनकार कर दिया था, और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पर सुनवाई में भी नाकाम हुई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये सब हो रहा था तो देखें कि मुल्क की हाई कोर्ट्स ने इस मामले में क्या एक्शन लिए। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने, हम जानते हैं कि नेमिंग एंड शेमिंग के उन्वान से होर्डिंग्स लगाकर उन लोगों की फ़ोटोज़, एड्रेसेस, पर्सनल डिटेल डाल दिए थे जो लोग सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचता है तो 9 मार्च 2020 को यूपी सरकार को आदेश दिया गया कि फ़ौरन इन होर्डिंग्स को निकाला जाए, और कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की प्रिवेसी में अनवारंटेड दखल है। कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि ऐसा कोई क़ानून नहीं है कि जो सरकार को इजाज़त दे कि वो किसी ऐसे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इस तरह पब्लिक प्लेसेस पर लगाए जो एक्यूज्ड हो या जिन पर कंपनसेशन का मामला हो, उनके डिटेल्स को बैनर्स में लगा दे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि वेयर देयर इज़ ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट, वेयर द लॉ इज़ डिसोबेड
and the public is put to suffering and where the precious values of the constitution are subjected to injuries. A constitutional court can very well take notice of that at its own. अब सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन इस पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 मार्च को कहा कि देयर इज़ नो लॉ दैट कैन बैक योर एक्शंस, यानी कि यूपी सरकार के एक्शन से मुताल्लिक़ कहा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की मदद की या इसकी हिमायत की? बिल्कुल नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को महज एक लार्जर बेंच को भेज दिया, जिसमें यह भी क्लियरिफाई नहीं किया गया कि दैट द हाई कोर्ट ऑर्डर रिमेन इन फोर्स और नॉट, यानी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसका क्या होगा, इसके बारे में भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। जस्टिस यू ललित और अनिरुद्ध बोस ने ये मैटर चीफ जस्टिस SA बोबड़े को ट्रांसफ़र कर दिया और उन्हें लार्जर बेंच को देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन ये मैटर अब तक लिस्ट पर नहीं आ पाया है। इस दरमियान यूपी सरकार ने पहले तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर कर दिया और फिर 13 मार्च को कैबिनेट के ज़रिए इन लोगों के मुतालिक एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया और इनसे लॉसेस की रिकवरी की मुतालबा इसमें कर दिया। हम अगर एक और मिसाल लें तो डॉक्टर कफील खान का मामला सामने आता है। हम जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर 2019 को उनके खिलाफ FIR को क्वैश कर दिया था। डॉक्टर कफील खान का जुर्म क्या था? उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्पीच में कहा था कि मोटा भाई हमें हिंदू मुस्लिम बनना तो सिखाते हैं लेकिन इंसान बनना नहीं। डॉक्टर कफील पर IPC की सेक्शन A153 लगाई गई थी, यानी दो ग्रुप्स या मज़हब के मानने वालों के दरमियान नफ़रत प्रमोट करना। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इन्हें ज़मानत दे दी, लेकिन शायद पुलिस नहीं चाहती थी, इसलिए बाद में 13 फरवरी को इन पर NSA लगा दिया गया और इसे फिर 2 बार 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। NSA लगने के बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बाद इन्हें 1 सितंबर 2020 को जेल से रिहा करते हुए कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कफील की स्पीच को अगर पूरी तरह से देखें तो इन्हें लगता है कि इसमें नफ़रत या वायलेंस को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और ना ही ये स्पीच अलीगढ़ की ट्रंक्विलिटी को ख़तरा महसूस होती, बल्कि ये स्पीच में तो लोगों से नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात की गई। इस स्पीच में किसी भी किस्म के वायलेंस से रोका गया है। ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की सिलेक्टिव रीडिंग है और उन्होंने पूरी स्पीच को छोड़कर चुनकर चीज़ें ली, इसलिए इस गिरफ्तारी को इल्लीगल करार दिया गया। अब आते हैं पुलिस एट्रॉसिटीज़ के मामले को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2020 को स्टेट गवर्नमेंट को हुक्म दिया कि वो 17 फरवरी तक पुलिस के ज़रिए NTCA प्रोटेस्टर्स पर किए गए एट्रॉसिटीज़ की रिपोर्ट जमा करवाए। कोर्ट ने ये भी साथ में पूछा कि NTCA प्रोटेस्ट में कितने लोगों की मौत वाक़ई हुई और कितनी कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई वो भी बताए। कोर्ट ने साथ ही मरने वालों लोगों के ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी मांगी। फरवरी में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की फाइंडिंग्स की बुनियाद पर कोर्ट ने स्टेट DGP को हुक्म दिया कि वो इन पुलिस अफसरान को आइडेंटिफाई करें जो एहतजाज के दौरान लोगों की मोटरसाइकिल डैमेज करने और AMU स्टूडेंट्स पर वायलेंस करने में शामिल थे और इन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को हुक्म दिया कि वो इन 6 स्टूडेंट्स को कंपनसेशन दे जो पुलिस के हमले में शदीद जख्मी हुए थे। अब एक दूसरी हाई कोर्ट की तरफ आते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट। मैंगलोरू में गिरफ्तार 21 लोगों की बेल का मामला इससे जुड़ा हुआ है। 17 फरवरी को कर्नाटका हाई कोर्ट ने PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 21 मेंबर्स को बेल ग्रांट कर दी, जिन पर 19 दिसंबर की CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान बेंगलुरु में हुए वायलेंस का इल्ज़ाम था। हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट करते हुए कहा कि आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड इन द एलिजेड इंसिडेंट अपीयर टू हैव बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिलिएशन टू PFI एंड दे बीइंग मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। इस वायलेंस में पुलिस फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी थी जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन को देखते हैं, इस वाक़े को, मैंगलोरू के एक वाक़े और कर्नाटका के जजमेंट के बाद। बेल के खिलाफ कर्नाटका सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बेल पर रोक लगा दी और एक्यूज के खिलाफ नोटिस जारी कर दी
और इस सब की कोई वजह तक नहीं बताई कि क्यों हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाई गई है। लेकिन फिर आखिरकार कई महीने बाद 9 सितंबर को रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को लागू होने दिया और इस बेल को ग्रांट कर दिया। लेकिन इस बार भी कोई वजह नहीं बताई कि आखिर क्यों अब तक जमानत रोकी गई थी और अब जमानत क्यों दे दी गई। कोई वजूहत उसमें एक्सप्लेन नहीं की गई। तीसरे वाक़े की तरफ चलते हैं। बेंगलोर में सेक्शन 144 लागू करने का मामला। कर्नाटका हाई कोर्ट ने इससे कबल बेंगलोर में ये क़वानीन लागू करने को गैर क़ानूनी करार दिया था और कहा था कि इट डज़ नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ जुडिशल स्क्रूटिनी लेट डाउन बाय द अपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अनुराधा बासिन के केस का रेफरेंस देते हुए जिसमें जम्मू कश्मीर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 144 ऑर्डर्स कुड नॉट बी इम्पोज्ड इन अ मैकेनिकल स्वीपिंग मैनर एंड कुड नॉट बी बेस्ड ऑन मेयर एप्रीहेंशन ऑफ डिसऑर्डर। अब हमारी स्टेट के बॉम्बे हाई कोर्ट के एक वाक़े की तरफ चलते हैं। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट का मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट की हमारी ही शहर की बेंच औरंगाबाद बेंच ने फरवरी में बीड ज़िले में लोगों को सीए के ख़िलाफ़ इंडेफिनाइट प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी थी और कहा था कि जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हों इन्हें एंटी नेशनल या ट्रेटर का नाम नहीं दिया जा सकता। जहां तक कलेक्टर के ज़रिए दिए गए हुक्मनामे की बात है तो कोर्ट ने इसे गैर क़ानूनी करार दिया था और इसे क्वैश कर दिया था। औरंगाबाद बेंच ने मज़ीद कहा था कि हमें ये बात जहन में रखना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में बसते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रूल ऑफ लॉ दिया है, ना कि रूल ऑफ मेजॉरिटी दिया है। जब इस तरह के क़वानीन जैसे सीएए बनेंगे तो कुछ लोग जैसे किसी ख़ास मज़हब के लोग जैसे मुसलमानों को ऐसा लग सकता है कि ये उनके लिए नुकसानदेह हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँच सकती है और ऐसे क़वानीन की मुखालिफत की जानी चाहिए। कोर्ट ने खिलाफत मूवमेंट और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रेफ़र करते हुए कहा कि ब्रिटिश के ज़माने में हमारे एंसेस्टर्स ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और साथ ही ह्यूमन राइट्स के लिए, और इन एजिटेशंस के पीछे जो फ़िलॉसफ़ी थी उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। ये कहा जा सकता है कि ये अनफॉर्चुनेट था, लेकिन लोगों का अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज करना ज़रूरी था, लेकिन इस ग्राउंड पर एजिटेशन को दबाया नहीं जा सकता। अब चलते हैं मद्रास हाई कोर्ट की तरफ। एंटी सीए प्रोटेस्ट जो पीसफुल होने के बाद भी कई सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एक रीसेंट एग्जाम्पल को देखिए तो मद्रास हाई कोर्ट ने 5 नवंबर को शीमकोई तमिलनाडु में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे चंद लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया और कहा कि इस प्रोटेस्ट के दौरान कोई भी बुरा वाक़या पेश नहीं आया था। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि द कंट्री हैड विटनेस्ड प्रोटेस्ट ऑल ओवर बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल अगेंस्ट द सेड अमेंडमेंट्स since the protest was peaceful and even the first information report does not disclose any act of violence or a happening of untoward incident, I am of the view that the continued prosecution is not warranted। वाज़ेह हो कि इन कोर्ट्स के अलावा दूसरे हाई कोर्ट्स जैसे झारखंड हाई कोर्ट, तेलंगाना और त्रिपुरा ने भी एंटी सीए प्रोटेस्टर के पास राइट टू प्रोटेस्ट होने की बात कही थी, जबकि शाहीन बाग के उन्वान से हम सुप्रीम कोर्ट का रवैया देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। आपको इस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।